पाकिस्तान की कहानी की 17वीं किस्त आप देख रहे हैं। क्या बेनज़ीर भुट्टो ने सिखों की फहरिस्तें भारत को दी थीं? बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी में क्या कोई खुफिया मुआहदा तय पाया था? देखो सुनो जानो की पाकिस्तान कहानी में आपको यही बताने जा रहे हैं। 1988 में भारतीय पंजाब में खालिस्तान की तहरीक जो बन पर थी। इस तहरीक का मकसद भारतीय पंजाब को सिखों का अलग मुल्क बनाना था। दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर में भी तहरीक आज़ादी जोरों पर थी। इसी दौरान दिसंबर 1988 में इस्लामाबाद में सार्क कॉन्फ्रेंस हुई। सार्क कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर बेनज़ीर भुट्टो की भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात हुई। यह बंद कमरे में 1-on-1 मुलाकात थी। इस मुलाकात में बेनज़ीर भुट्टो और राजीव गांधी के सिवा कोई दूसरा नहीं था और यही बेनज़ीर भुट्टो की सबसे बड़ी सिफारती गलती थी। वो इसलिए कि वज़ीर आज़म की कोई मुलाकात ज़ाती नहीं होती। वो अवाम के नुमाइंदे के तौर पर रियासती मुलाजमीन की मौजूदगी में आलमी मामलात तय करता है ताकि सनद रहे और अवाम के सामने और रिकॉर्ड का हिस्सा भी रह सके। रियासती ज़वाब्ते कार से हट कर की गई मुलाकात और गुफ्तगू का कोई गवाह नहीं था, इसलिए अफवाहों और क्यासाराइयों का जन्म लेना फितरी बात थी। सो इस मुलाकात के हवाले से कोई भी फैसला बराह रास्त सामने नहीं आया, बल्कि अखबारात में ज़राए से छपने वाली खबरें ही हालात का रुख मुतय्यन करती रहीं। पाकिस्तानी अखबारात के मुताबिक मुलाकात में रवायती तौर पर पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर करने पर इत्तेफाक किया गया था। भारतीय अखबारात के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान ने सिख अलहदगी पसंदों की हमायत अगर पाकिस्तान कर रहा है तो इसे बंद करने का वादा किया। जवाबन राजीव गांधी ने सियाचिन से भारतीय फौज की वापसी का अहद किया। मुलाकात की ये अंदरूनी कहानी बेनज़ीर भुट्टो और राजीव के दोस्तों की जुबानी पाक भारत अखबारात में छपती रही, जिसकी राजीव गांधी या बेनज़ीर भुट्टो ने खुद कभी तस्दीक नहीं की। अलबत्ता जो वाक़यात हुए वो कुछ इस तरह थे। राजीव गांधी भारत वापस गए तो कुछ देर बाद वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन भी भारत के दौरे पर चले गए। जब वो वापस आए तो भारत में सिखों की गिरफ्तारियां और हलाकतें शुरू हो गईं। इस मरहले पर यह बात फैली कि एतजाज़ अहसन ने भारत को सिख अलहदगी पसंदों की फहरिस्तें दे दी हैं। इसी दौरान भारतीय वज़ीर दाखिला बूटा सिंह का एक एतराफ़ भी पाकिस्तानी अखबारात में छपा, जिसने सिख अलहदगी पसंदों की हमायत ख़त्म करने के तासुर को तक़वियत दी। उन्होंने पाकिस्तान पर कश्मीरियों की ट्रेनिंग का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन साथ ही ये भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने खालिस्तान तहरीक से लाताल्लुकी का जो वादा किया था उसे पूरा किया है। भारत से चले जाने वाले सिख क्या कहते हैं, ज़रा एक बार सुनिए। पर इहदे च कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो ने उस पीरियड दे विच इस किस्म का रोल अदा किया जिन्हें खालिस्तान की लहर का नुकसान पहुँचाया। सार्क कॉन्फ्रेंस मुलाकात के बाद कई बार अखबारात में ऐसी खबरें छपीं जिनमें पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो सियाचिन से भारतीय फ़ौज वापस बुलाएं, लेकिन राजीव गांधी और भारतीय डिप्लोमेट्स एलानिया ऐसे किसी वादे से इनकार करते रहे। इस मुलाकात के चंद माह बाद जुलाई 1989 में राजीव गांधी खुसूसी दौरे पर पाकिस्तान आए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने राजीव गांधी से सियाचिन वाला वादा पूरा न करने पर शिकवा किया। भारतीय वज़ीर आज़म ने जवाबन कहा कि इंडियन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सियाचिन खाली करने पर अभी तैयार नहीं, अलबत्ता इंतखाबात के बाद वो अपना वादा पूरा कर सकेंगे। लेकिन 1989 के भारतीय इंतखाबात के बाद राजीव गांधी वज़ीर आज़म न बन सके और ये वादा ही रहा। खालिस्तान तहरीक की फहरिस्तों की कहानी आज भी दोहराई जाती है। ये इल्ज़ाम एक स्ट्रिंगर मिसाइल की तरह पीपल्स पार्टी का पीछा करता है। इस इल्ज़ाम के बारे में उस दौर के वज़ीर दाखिला एतजाज़ अहसन कुछ यूं वजाहत पेश करते रहे हैं। अगर सिखों की लिस्टें मैंने दी होती और मैं बार बार कह चुका हूं कि अगर मुझे फांसी हो गई होती, कोई सिविलियन अगर ISI की किसी लिस्ट उसके हाथ में आ जाए, नंबर 1, नंबर 2 फिर वो इंडिया को दे आए और इतने आर्मी चीफ्स आए, इतने DG ISIs आए जिन्होंने मतलब, और मैं कहता रहा कि मेरा ट्रायल करो। जनरल हमीद गुल, जिन्हें बेनज़ीर भुट्टो ने DG ISI के ओहदे से हटाया था और उन्हें पीपल्स पार्टी का नज़रियाती मुखालिफ समझा जाता है, उन्होंने भी दो टोक अल्फाज में ऐसी किसी फहरिस्त की मौजूदगी से इनकार किया था। वो क्या कहते थे ये भी देखिए। जब बहुत कार्नेज हुआ दिल्ली के अंदर सिखों का और इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद, तो वो
तकरीबन 6,500 सिख भाग के पाकिस्तान आ गए थे, बॉर्डर क्रॉस कर। अच्छा। खुले थे उस वक्त, ये बाउंड्री नहीं लगी थी। चुनाचे उनको फिर हमने जेलों में लोकेट किया, तो वहां से कोई 1100 की लिस्ट थी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से कहा गया कि जरा इन लोगों को, तो वो 1100 की लिस्ट थी, बस वो नहीं, हमारे नहीं एजेंट थे, लेकिन उन्होंने जाके मारना शुरू कर दिया बाद में। और बड़ी मुश्किल यह है कि पाकिस्तान हमेशा ही जो है ना अजीब व गरीब हरकत कर डालता है। और बेनज़ीर का तो वो आपने फेमस जुमला सुना ही होगा कि अगर मैं मदद ना करती भारत की तो खालिस्तान की मूवमेंट कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती थी। पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी आरिफ निज़ामी एक मुलाकात का अहवाल सुनाते हैं जिसमें आर्मी चीफ जनरल वहीद काकड़ की मौजूदगी में ISI चीफ से उन्होंने यही सवाल किया। जनरल वहीद थे उस वक्त आर्मी चीफ, उन्होंने कुछ एडिटरों को, मालकान को एक हाई लेवल ब्रीफिंग नुमा लंच पे बुलाया। उसमें उनके ISI के सरबराह भी थे जिसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मैंने उनसे पूछा ये कि आया इस इल्ज़ाम में कुछ सदाकत है, क्योंकि अक्सर ये एतजाज़ हसन पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जाती। उन्होंने कहा ऐसी लिस्टों का कोई वजूद ही नहीं था जो हैंड ओवर की गई उनसे। तो ये भी एक डिसइंफॉर्मेशन है जो इन्होंने खुद पैदा की हुई है। पाकिस्तान हिस्ट्री की किस्त नंबर 14 और 15 में हम आपको पीपल्स पार्टी और IGI की इंतखाबी लड़ाई की दिलचस्प कहानी दिखा चुके हैं, जिसमें आपने देखा था कि दोनों जमातों ने इसे इंतखाबी लड़ाई से ज़्यादा इस्लाम और कुफ्र की लड़ाई जैसा बना डाला था। आज हम आपको दिखाते हैं कि ये लड़ाई इंतखाबात के बाद भी कैसे जारी थी। जब बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थीं तो उन पर दाएं बाजू का दबाव था कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हुकूमत राइज किया जाए। पंजाब में नवाज शरीफ वज़ीर आला थे। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को ज़िच करने और दाएं बाजू के वोटर्स को खुश करने के लिए मई 1989 में पंजाब में इस्लामी निज़ाम हुकूमत नाफिज करने का ऐलान कर दिया। लाजमी नाजरा कुरान, हुफ़ाज के लिए हर सतह पर मुफ्त तालीम और क़यामुस सलाह के लिए इक़दाम किए जाने लगे। नवाज शरीफ के मुताबिक वो ये सब कुछ मुआशरे की इस्लाह के लिए कर रहे थे ताकि कहीं रियासत भटक कर सेकुलर ना हो जाए। 1990 में पाकिस्तान के इदारे स्पार्को ने बदर अव्वल के नाम से सैटेलाइट भी खला में छोड़ा, जो किसी भी इस्लामी मुल्क का पहला सैटेलाइट था। बदर अव्वल हर 98 मिनट में ज़मीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता था। उन्हीं दिनों मुल्तान में टेस्ट ट्यूब बेबी की पैदाइश भी अखबारात की शेख सुर्खी बनी और इसे पाकिस्तान की तिब्बी तारीख में बड़ी कामयाबी समझा जाने लगा। मिसाइल और एटमी प्रोग्राम भी इस दौर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। उस वक्त की ये हकीकत भी वाज़ेह रहनी चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात देते थे और भरपूर मुखालफत भी करते थे, लेकिन एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर दोनों यकजान दो कालिब थे। पाक फौज और सियासतदान मिलकर एटमी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाते रहे। ये सब कुछ चल रहा था और इसी दौरान उलमा की तरफ से औरत की हुक्मरानी के खिलाफ फतवे आना शुरू हो गए। उधर बेनज़ीर के शोहर आसिफ अली जरदारी की करप्शन कहानियां भी जुबान ज़द आम होने लगी। इन पर सरकारी मंसूबों में किक बैक्स लेने के इल्ज़ामात लगे और उन्हें मिस्टर 10% का नाम दे दिया गया। इस तमाम खींचातानी के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम थी, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के हाथों एक सानहा हो गया। ये सानहा ऊंट की कमर पर आखिरी तिनका साबित हुआ। ये आखिरी तिनका क्या था? सिंध से आने वाली वो कौन सी खबरें थीं जिनके बायस लोगों ने अखबारात खरीदना छोड़ दिए? और तारीख का वो कौन सा ऑपरेशन था जिसे आधी रात का गीदड़ या ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल के नाम से याद किया जाता है? ये सब दिखाएंगे आपको अगली किस्त में। अगर अब तक आपने पाकिस्तान कहानी की तमाम एक साथ नहीं देखी तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और पाकिस्तान कहानी की तमाम एक साथ देख लीजिए। अगली तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें।